बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारियम आविश, एक दफा फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर। आज भी हमारे मेहमान अजगर साहब हैं। आज जो हमारी गुफ्तगू रहेगी वो किसी खास मौजू के हवाले से नहीं रहेगी। हम इसमें मुख्तलिफ सवालात करेंगे। कुछ माजी से मुतल्लिक होंगी बातें और कुछ आज से, क्योंकि अब ईद बिल्कुल करीब है। चंद रोज में यकीनन सब ईद की गहमा गहमी में मसरूफ भी हो जाएंगे। तो मैं अजहर साहब से जानना चाहूंगी कि उस वक्त की ईद में और जो आजकल ईद होती है उसमें क्या फर्क है, या उस वक्त जो रमजान होते थे उसके जो भी तैयारियां होती थी, एहतमाम होते थे, उसमें और आज के रमजान में क्या फर्क है। तो ये दोनों सवाल है रमजान और ईद के हवाले से अजहर साहब से। जी अजहर साहब। शुक्रिया मारिया। गुजारिश है कि पहले जमाने की ईद और आज में क्या फर्क, तो मैं अपने हवाले से जो मुझ पर बीती है, मैंने जैसे महसूस किया, मैं उसका तज़किरा करूंगा। आपने कैसे गुजारी, आप कैसे गुजारती हैं, कोई और कैसे गुजारता है। बल्कि हमारे साथ कैमरे के पीछे भी हमारे साथी मौजूद अफजाल हैं, साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मुझको जो याद पड़ता है, हम उस वक्त भी मिडिल क्लास में थे, आज से 60 साल पहले। आज भी मिडिल क्लास है। ये और बात है कि वो वैल्यू या इनकम बढ़ गई। हमें जो ईद की सबसे बड़ी खुशी थी वो ये थी कि साल में एक जोड़ा कपड़े का मिलता था, ईद पर, ये छोटी ईद पर, ये बड़ी, और एक जोड़ा जूते का। हमारी सबसे बड़ी खुशी वो हुआ। मुझे याद है कि नीलन की नीली कमीज और लच्छे की सफेद शलवार, उसके अलावा सारा साल हम स्कूल के मलेशिया की वर्दी में। तो ईद अगरचे बुनियादी तौर पर रमजान मुबारक के महीने के ख़त्म पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए तज़किया नफ्स से गुजरे हैं आप, तो वो खुशी का फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जब छोटे थे तो हम एंजॉय करते थे, जब उम्र बढ़ती गई तो जिम्मेदारियां जब आने लगी तो परेशानी ज्यादा बढ़ गई कि बच्चों के कपड़े कहाँ से लेंगे, खाने का खर्च कहाँ से आएगा। तो खुशी तो थी, लेकिन वो खुशी नहीं थी जो बचपन की थी। उस जमाने में जो हमें 1 रुपया मिलता था मिडिल क्लास के लोगों को, बच्चों को, गरीबों को आने नीचे बहुत अमीर थे। हाँ, ईदी वो 5 रुपए होती। मैं बताते चलूं कि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में 1 रुपया बड़ी रकम थी। क्लर्क की तनख्वाह 60 रुपए होती, मजदूर की दिहाड़ी 2 रुपए। तो आप जब इसको तनाजर में देखेंगे तो वो काफी रकम होती। तो बच्चे होने हम सबसे पहले जो शौक होता था, नीली पीली एनकें, फिर लॉलीपॉप, और फिर झूले होते थे, झूलों पे जाना, फिर घोड़े गधों की सैर। कोयटा में हमारा बचपन शुरू गुजरा। वहां उस त्योहार पे खास चीज होती थी, अंडे लड़ाए जाते थे। उबाले हुए अंडे ले आते थे और अंडे लड़ाते थे। तो वो एक बहुत बड़ा शगल था। एक शगल तो ये था कि वो तमाशा हम देखते थे, दूसरा फिर अंडे खाने को मिल जाते थे। अच्छा, वो क्या बॉयल होते थे? हाँ, बॉयल अंडे। ये एक बड़ा फंक्शन है लगाने। आज के बच्चे मेरा ख्याल है उतना एंजॉय नहीं कर सकते। हर महीने नए जोड़े आते हैं उनके लिए, हर 2-4 महीने के बाद एक जोड़ा जूते का है। तो शायद वो जो ख्वाहिश या वो इंतजार है वो शायद अब के बच्चों में नहीं है, और शायद उनके खुशी के मायारात भी बदल गए हैं।
अच्छा, मेरे یہ जो ہے बचपन بالکل की صحیح. ईद थी जो मुझे याद है, रमजान तो जैसे एक अब आजकल नहीं होता है रमजान रोज सहरी में जगाने का एहतमाम होता था. कुछ बड़े अहबाब होते थे मोहल्ले के जिम्मेदार, वो या तो आके आपका दरवाजा बजाते थे, बेल बजाते थे, या वो एक ढोल वाला निकलता था. अच्छा, आजकल ये चीज सहरी में जगाने वाला सिलसिला नहीं दिखता. दूसरा, अफ्तार के वक्त एक होता था कि एक दूसरे के घर अफ्तारी भेजी जाती थी, और उसका भी एक खास एहतमाम होता था, और जिस दिन बांटी जाती थी ये दूसरों के घरों में भिजवाई जाती थी, तो उस दिन हम लोगों की खुशी ज्यादा होती थी कि हम इतने घरों में जाएंगे. फिर एक जो मुझे अपनी याद, अच्छा, मेरा बचपन कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेट 80s और 90s का है, ये तो मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ. हमारे हाथों में जो मेहंदी लगाई, अब तो खैर बहुत ज्यादा वो हो गया है कि जी प्रोफेशनल हो गए हैं, आपने पार्लर से जाके लगवानी है, मेहंदी एक्सपर्ट सब तो होती हैं. उस वक्त घर में मेहंदी घोल ली जाती थी और हाथों पे लगा दी जाती थी, کپڑے سے اور باندھ دیں ہمارے تو اس طرح سے لگاتے تھے کہ بند کر کے پھر وہ کپڑا باندھ دیتے تو پوری رات ہم سوچتے تھے کہ صبح صبح کیسا کیسی رنگ نظر آئے آئے گا. گی اور کیسا رنگ آئے گا. پھر تھوڑے بڑے ہو گئے تھے تو وہ کپڑے والی ختم ہو گئی تھی، تو وہ مغلئی انداز کی جو گول ٹکلے اور وہ سب چل لگتی تھی، وہ مہندی لگنے لگی. جوڑوں کا تو یہی تھا، ہاں بالکل، کہ عید بقرعید پہ ایک جوڑا دو جوڑے بنتے تھے اہتمام سے، اور وہ ہوتے تھے جو عید کے بعد آنے والی شادیوں میں بھی پہن لیے جائیں. ایسا نہیں تھا کہ عید کا الگ. اچھا، شب برات پہ ضرور ایک نیا جوڑا بنتا تھا جو ہماری والدہ اٹھا کے رکھ دیتی تھی کہ اب یہ والا جوڑا جمعۃ الوداع پہ پہننا. تو وہ ایک بہت انتظار ہوتا تھا کہ سبھی شب برات پہ یہ پہنے، اب یہ جمعۃ الوداع کو پہنیں گے، اب ہمارے اس طرح سے دو ہو جائیں گے یا تین جوڑے ہو جائیں گے، تو اس کی ایک خوشی الگ ہوتی تھی. جوتے کا بھی وہی معاملہ تھا کہ سال میں ایک بار لیتے تھے، اور وہ پھر شادی میں بھی وہی پہننا ہے، ہر تہوار پہ پھر وہی جوتا ہوتا تھا. اور وہ جو خوشی کی بات آپ نے کہی، تو اس کی شاید ایک وجہ یہ کہ جو انتظار کے بعد چیز آپ کو ملتی ہے تو وہ ایک الگ مزہ دیتی ہے. اب آپ کی بات درست ہے کہ آج کل بچوں میں اسکول میں اتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں، کلر ڈے ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی اوکیزن ہو رہا ہے، اس کے لیے نئے ڈریس آ رہے ہیں، نئے کاسٹیوم ضروری ہے، جی اب یہ تھیم ہے. تو وہ چیز بچوں میں ختم ہو گئی ہے کہ اب نئے کا وہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو مل جائے گا سب کچھ. تو وہ عید والا وہ جو ایک ہوتا تھا، اور اچھا عید ہی ملتی تھی تو آپ نے جو خیر وہ بتایا وہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ بچے جاتے تھے کھاتے تھے. ہم نے کبھی کھایا نہیں تھا لیکن ہم نے دیکھا ضرور تھا. ہاں، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ جو عیدی کے پیسے ملتے تھے وہ جمع کر کے کتابیں خریدتے تھے میں اور میری بہن. ہمیں شوق ہوتا تھا کہ ہم اپنی اپنی پسند کی بھی کتابیں لیں گے. پھر اس کے بعد ایک دور آیا تھا کیسٹس کا، تو ہم لوگ پھر اپنی ایک لسٹ بنا کے رکھتے تھے کہ اچھا کون کون سی کیسٹ جمع ہو گئی ہیں، پیسے آئیں گے تو ہم نے یہ والی آڈیو کیسٹس خریدنی ہے. یہ بھی ایک بہرحال اس وقت کا اسٹیٹس تھا. بعد میں وہ سی ڈیز میں آ گیا. ہم جس دور کے ہم نے تو پھر سبھی کچھ دیکھا تھا. ہمارے ساتھ کیمرے کے پیچھے ہمارے ایک اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی بچپن کی کیا یادیں ہیں رمضان کے حوالے سے. جی افضل صاحب. بچپن کی عید، کیا سوال آپ نے پوچھے، ماضی میں لوٹا دیا آپ لوگوں نے مجھے. ایک آج کل کی عید سے اور ہمارے بچپن کے زمانے کی عید سے جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہے اس کے اندر. بیسیکلی جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ کے زیر اثر شب و روز گزارتے تھے کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ جو کام کرنا وہ کام کرتے تھے. مثلاً صبح اسکول جانا، شام کو کتابیں لے کے مغرب کے بعد کتابیں لے کے بیٹھنا، ہوم ورک کرنا، اور شام کو 5 سے مغرب تک 5 سے 5:30 سے جیسے بھی سردیوں اور گرمیوں کے اوقات ہوتے تھے اس میں جو ہے نا وہ ہمیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ شام کو کھیلنے کے لیے ملتا ہے. ایک پابندی تھی کہ اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے. اچھا، اسکول کے پیسے بھی ہم لوگوں کو خرچے پاکٹ منی ڈیلی بیسس میں ملا کرتی تھی، جو کہ شاید وہ 1 روپے سے بھی کم ہوا کرتی تھی. مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کتنی ہوتی تھی، لیکن وہ ہمارے لیے خزانہ ہوتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ عید کیسے ہوئی. یہ میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کا ماحول کیسا تھا. عید سے پہلے رمضان آتے تھے. رمضان جب آتے تھے تو پورے علاقے میں ماحول تبدیل ہو جاتا تھا. ایک ایسا لگتا تھا جیسے کہ روحانیت جو ہے نا برس رہی ہے چاروں طرف. اب وہ پتہ نہیں کہاں نظر نہیں آتی ہم کو روحانیت. شہر کے اندر تمام ہوٹلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے تھے. کہیں کوئی کھانا تو باقاعدہ اس کا زور و شور سے اہتمام کیا جاتا کہ کہیں کوئی کھاتا ہوا نظر، کھاتا پیتا نظر نہیں آئے. اگر کھاتا پیتا سر عام نظر آ گیا تو اس کی شامت آ جاتی تھی. اور اگر کوئی ہوٹل رمضان میں مطلب
दरपर्दा खाना खिला रहा होता था, पैसे लेके कमाई कर रहा होता था, और अगर वो पकड़ा जाता था तो उसकी बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस बनती थी। तो वो एक इमेज बन गया था कि रमज़ान एक बहुत ही मतलब कोई जाहो जलाल वाली क्या कहते हैं पीरियड है जो आया है, और वो उसके हम लोग गुजरने का इंतजार करते हैं। बेशक ठीक है, माँ बाप ने हम लोगों को पाबंद किया था कि रोज़ा रखना है, नमाज पढ़नी है, हम पढ़ते थे, लेकिन ईद का कंसेप्ट उस वक्त ये बन जाता था कि यार ईद आएगी तो हम लोगों को आज़ादी मिलेगी। और होता भी यही था, ईद का दिन जो होता था वो हम लोग ईद की नमाज पढ़ने तक तो अपने अब्बा के मातहत होते थे, उसके बाद वो हमको छोड़ दिया करते थे कि अब तुम आज जाओ, जहाँ घूमो मोहल्ले में, दोस्तों से मिलो, खाओ पियो और खेलो कूदो जो चाहो। और उसमें हमारा एक टास्क होता था कि जो है ना, जितने भी मोहल्ले के जानने वाले जिनके घरों में आना जाना था, जिनमें बड़े थे या रिश्तेदार थे, उनके घर जाते थे और ईदी जमा करने का एक मुकाबला होता था। मुझे याद है शायद 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये मैक्सिमम जिसकी 5 रुपये मिल जाते थे उसके तो 12 हो जाते थे ईद। वो जमा करने का एक टास्क मिला हुआ करता था। तो ऐसे हमारी क्या कहते हैं ईद गुजरा करती थी। अच्छा, अब असल में उस वक्त ये तमाम एक्टिविटीज थी नहीं थी, और आजकल के दौर में सोशल मीडिया के वक्त जो है ना आपको जो है एक्टिविटीज मिली। वहाँ सिर्फ और सिर्फ शाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खेलते थे, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल ली, हॉकी, ये 3 खेल थे जो हमारे बचपन में जो है ना चला करते थे। या वो क्या कहते हैं पिट्ठू गरम नहीं खेलते, पिट्ठू गरम होता था, टायर चलाने का होता था, गिल्ली डंडा होता था वो तो खैर हमने, हाँ वो खैर हमने नहीं खेले, हमने सिर्फ कंचे खेलते थे। बहरहाल वो तो हमारे अब्बा की तरफ से सख्त ममानियत थी कि खबरदार कभी मैं ना देखूं। हाँ, ये कि पतंग हमने उड़ाई, पतंग बहुत उड़ाई, और पतंगे खुद अपने हाथ से बना के उड़ाई, और मुकाबलेबाजी होती थी। पतंग में के ढील वाले खेल खेलते थे या खींच वाले? नहीं, वो एक्चुअली मेरा कुछ टेक्निकल वो था, तो हमने प्लास्टिक की जो है ना पन्नी की पतंग बनाई, और डोर भी मछली डोर इस्तेमाल करके बड़ी पतंग बनाई, और वो इतनी स्मूथ थी कि वो मुझे याद है कि उसको मैंने काफी ऊंचा ले आके उड़ाया, और वो स्टिल हो गई, और उसको मैंने दरख्त से बांध दिया, और यकीन करें पूरा दिन वो एक ही जगह पे खड़ी रही पतंग। तो मैंने अपने हम असर जो मेरे साथी थे, दोस्त थे, उन सबको दिखाया कि देखो यार मैंने कैसी पतंग बनाई है, ये एक जगह पे स्टिल है। वो वाकई मुझे अभी तक याद है। तो ये सब इस तरीके से हमारी ईद गुजरी थी। बहरहाल वो सब अब किस्से पारिनियां हैं। अब तो ये कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो है ना सब कुछ करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि रमजान क्या, रमजान के बाद ईद का इंतजार क्या, लेकिन वो तो सब सारे दिनों को एक जैसा ही तस्वुर करते हैं। और अब देखिए इस साल की ईद कैसी होती है। अच्छा, अभी ईद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो ईद के और रमजान के पकवान भी हर कल्चर के अलग रहे हैं। आपका यकीनन जो रहा होगा घर के अंदर वो मुख्तलिफ होगा, हमारा मुख्तलिफ होगा। आपको अपने बचपन का सबसे जायकेदार खाना क्या आपकी याददाश्त में बाकी है, जो आपको लगता है कि वो बहुत मजे का होता था? जहाँ तक हमको याद पड़ता है, शामी कबाब, और शामी कबाब वालदा बना के स्टोर कर देती थी। तो जो बासी शामी कबाब और बासी पुलाव का लुत्फ जो जमाने का है, उसी दिन का नहीं, उसको अगर दूसरे या तीसरे दिन खाया जाए तो वो लुत्फ जो है, वो जायका जो है। और दालों में एक माश की दाल, जबकि हमारे घर में उसे माश नहीं कहा जाता था, उड़द की दाल कहा जाता था। हमारे यहाँ भी उड़द की कहते हैं। तो वो मेरी पसंदीदा आज तक है। वैसे आलू गोश्त मिडिल क्लास में भी हफ्ते में शायद एक दिन, और मुर्गी तो जब मेहमान आते थे। बिल्कुल, उस दौर में तो मुर्गी उस वक्त बनती थी जब कोई बहुत खास मेहमान आता था। और गिने चुने पकवान थे, पुलाव हो गया, कोरमा हो गया, शामी कबाब हो गए, मीठे में या तो खीर और फिरनी हो गई या जर्दा हो गया, इस तरह से पकवान होते थे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, जो आपने बासी खाने के हवाले से कहा, उसमें जो मुझे पसंद है बासी कड़ी, एक दिन पुरानी निहारी, और वो भी अगर आप पराठे से खा के देखें बहुत मजा की लगती है। पुलाव तो है ही, एक दिन बासी आप पुलाव खाएं वो भी अलग ही जायका देता है। अच्छा, ईद के हवाले से तो हम जितनी बचपन के हवाले से बात करें वो निकलती ही चली जाएगी। अब हम दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। ईद से मुझे याद आया कि मुझको जो याद है चांद देखना, वो ईद की फेस्टिविटी का बहुत ही पुरलत हिस्सा होता था। वो जो तजस्सुस, वो देखना,
उस जमाने में ना दूरबीनें थी, ना फलकियात का सिलसिला था, ना आंखों से देखा जाता था हाँ, चांद, ना ये सोशल मीडिया का दौर ना था कि उस पर सोशल खबर आ मीडिया जाएगी। खबर आ गई, तो वो बहुत एंजॉय। और दूसरा जो आपने शायरी को उठाना, वो तो हम बाकायदगी से ढोल बजा के सारी रात, और फिर 27 रमजान मुबारक को वो जो मिठाई बनती है वो हम बांटने वालों में पेश होते थे। तो वो ऐसी चीजें हैं जो अब मुयसर नहीं है। अच्छा, ये आपने जो 27वीं शब का कहा, इसका मुझे लगता है कि शायद अभी भी है हाँ, बच्चों में, क्योंकि अब मेरा बेटा जैसे माशाल्लाह से वो 9th क्लास में है और इस साल वो भी तरावियों पे जा रहा है, तो उसे पहले से मुझे कह के रखा है कि 27वीं शब को जो है मैं वहां पर होऊंगा, और एक खास काम है इसलिए। मैंने कहा वो खास काम मुझे मालूम है, वो क्या है? अच्छा, वो उसको शायद लग रहा था कि अम्मा को कुछ नहीं पता है कि 27वीं शब को क्या होगा, तो वो अपनी दानिश में कह रहा था बस मुझे थोड़ी देर हो जाएगी और मैं अपने दोस्तों के साथ होऊंगा। तो मुझे ये लगा कि शायद वो अभी भी वो जो एक 27वीं शब का चार्म है वो बाकी है कहीं ना कहीं बच्चों में। अच्छा, अभी अब हम सोशल मीडिया पे जैसे बहुत सारी चीजें देखते हैं, हमारे सामने आ रही होती हैं, खासकर नफ्सियात के हवाले से बहुत सारी अब रील्स सामने आती हैं, अवेयरनेस के तौर पे होती हैं वो सारी रील्स, यकीनन वो जो बताई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो दौर आपका था उस वक्त इतनी अवेयरनेस थी नफ्सियात के हवाले से, फलसफे को लेके, नफ्सियात को लेके जितना, अब मुझे लगता है कि शायद फैशन भी हो गया है कुछ। इस पर फिर मेरी राय है मेन स्ट्रीम लाइन से कुछ मुख्तलिफ है। एक साइंसी इल्म है नफ्सियात भी, और लेकिन मेरी भांजी मशहूर साइकाट्रिस्ट है, उससे एक दिन मैंने पूछा कि तुम मरीज का नफ्सियाती इलाज उससे सवाल करती हो और उसके जवाबों से अपना इलाज बुना। मैंने कहा आपको कैसे पता कि वो आपको सच बता रहा है? कहने लगी नहीं, मैंने कहा टेक्निक होगी लेकिन मुझे समझ नहीं आता। मैंने उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा जब मैं ज़राअत में था तो हम सर्वे के लिए जाया करते थे एक क्वेश्चनियर के साथ। अगर फील्ड असिस्टेंट अपनी साइकिल पर किसान के पास जाता था और सवालात करता था, किसान जवाब देता था। जब मैं इंस्पेक्टर अपनी जीप में जाता था उनके पास, तो उन्हीं सवालात के जवाब मुख्तलिफ होते थे। और जब हमारा डायरेक्टर जनरल एक कारवान की सूरत में 10 गाड़ियों के काफिले के साथ जाता था, तो उसके जवाब मुख्तलिफ होते थे। तो मैंने महसूस किया कि वो गलत नहीं बोल रहा, वो देखता है कि इस आदमी को मैं जवाब दूं तो मुझे क्या हासिल है। उसके जवाबात उसके मफादात पर मुनसर होते थे, ये मेरा है। तो जब साइकाट्रिस्ट मरीज से सवाल करता है तो हर मरीज मुख्तलिफ मिजाज का होता है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, वो अपनी कमजोरी, अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताने से गुरेज करता है। कुछ ओवर एग्जरेट करते हैं। तो मेरे लिए मैं समझता हूं कि इल्म अपनी जगह है, इसकी अफाद। आजकल लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक दफा साइकाट्रिस्ट से पूछा कि सच्ची बात बताना, अगर आप सवाल का जवाब न देना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, बोला पूछिए। मैंने कहा आपके कितने मरीज सेहतमंद होते देखे, और एक मरीज कितनी बार आपके पास आया, पैसे दिए, फीस दी, कितनी बार लौटा? तो उन्होंने जवाब कहा सा लगा, जवाब नहीं देता है। तो बहरहाल मेरी सोच है, हो सकता है, मैं हमेशा हर गुफ्तगू में ये कहता हूं कि ये मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि ये गुफ्तगू ही ओपन उसमें है, हर आदमी को अपने ख्यालात का इजहार करना है। इसलिए मैं अदरवाइज किसी और महफिल में मैं ऐसी बात नहीं करूँ। अच्छा, मेरा जो, जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है या मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर एक माहिर नफ्सियात वाकई में किसी मरीज के बारे में कुछ जानना चाहता है तो उसको कम से कम अपने क्लिनिक नहीं बुलाना चाहिए।
اور اپنی شناخت چھپا کے اس سے بات کرنی چاہیے. آپ والی بات وہ جو آپ نے قصہ سنا دیا کہ جب آپ لوگ سوال کرنے جاتے تھے تو مختلف ہوتا تھا, ڈائریکٹر جا رہے تھے مختلف, تو شاید کہیں نہ کہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ پلان ہوتا ہو, انکانشیسلی لاشعوری طور پہ وہ اس طریقے سے کرتا ہو. اسی طرح اگر ماہر نفسیات بغیر علم میں لائے بات کرے تو شاید وہ میکسیمم اس کے اندر سے اس کی سچائی نکال سکتا ہے. اب اگر مجھ جیسا مریض چلا جائے گا تو میں تو شاید اس کے ساتھ مطلب الٹا اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاؤں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ بھی ماہر نفسیات ہے, وہ سوال اگر کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جو لاجیکل ہے, منطقی لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی ایکسپشنل, تو وہ تو جائیں گے ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے, اپنی بیماری بیان کریں گے اور آ جائیں گے. لیکن خاص طور پہ خواتین جن کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, گھروں میں رہتی ہیں, ان کی تفریحات چند ہی ہوتی ہیں, درزی کے پاس چلے جانا, ڈاکٹر کے پاس چلے جانا, سبزی والے کے پاس چلے جانا. تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو آپ نے جو کہا تھا کہ وہ بڑھا چڑھا کے بتانے والا ایک معاملہ ہو جاتا ہے, تو شاید وہ بھی اس میں آ جاتے. شاید وہ اتنے بیمار ہوتی نہیں ہے جتنا وہ پھر ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگین یہ ساری کھیل جو ہے وہ نفسیات کے ہی ہیں, کچھ لاشعوری طور پہ کھیل ہو رہا ہے, کچھ شعوری طور پہ ہو رہا ہے. اچھا, جیسے آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ایک مکس پلیٹ کی طرح کا ہے. ہم مختلف گفتگو ہم نے رمضان اور عید سے شروع کری, پھر ہم نے نفسیات کی طرف آ گئے, اب ہم ایک اور مختلف سوال کریں گے. کامیاب ازدواجی زندگی کا اگر کوئی فارمولا ہے, پہلے تو بتائیں کہ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا ہے, تو وہ ہمارے سننے والوں کو ضرور بتائیں اپنے تجربے کی روشنی میں. میرا کہ انسان تنہا پیدا ہوتا ہے اور تنہا مر جاتا ہے. اس دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سمجھوتا. جو آدمی جتنا سمجھوتے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کی زندگی خوشگوار اور کامیاب ہوتی ہے. جو بین بین رہتا ہے وہ تکلیف بھی میں, کبھی تکلیف میں کبھی خوشی, اور جو سمجھوتا نہیں کر سکتا اسے لوگ پاگل قرار دیتے. اب ان سمجھوتوں میں شادی کا سمجھوتا سب سے پیچیدہ ہے, کیونکہ دو مختلف اشخاص, آپ قریبی رشتے داروں سے بھی, لیکن بیشتر طور پر دو مختلف شخصیت, مختلف ان کا رہن سہن, اوڑھنا بچھونا, وہ جب ایک کانٹریکٹ کے تحت عمر بھر رہنے کا کرتے ہیں, اور جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی شخص کا اندازہ کرنا کہ اس کے ساتھ رات گزار کے دیکھو یا سفر کر کے دیکھو, تو جب ایک کپل اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ایک دوسری شخص کے ساتھ وہ اپنی رات گزار رہا ہے, اپنا دن گزار رہا ہے, سارا دن. تو فارمولا ہے, ایک فارمولا جو کہ آئیڈیل ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, جو کہ بہت مشکل ہے لیکن ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ ایک پارٹی سرنڈر کر دے, کوئی بھی میاں سرنڈر کر لے یا وائف سرنڈر کر لے, تو وہ بڑی کامیاب. لیکن جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ دل سے سرنڈر کریں, تو بس ٹھیک ہے یہ میرا بھیا ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے, یا میاں کہے کہ میری بیوی ہے میں تو اس کی ہر بات مانوں گا. تو جو اکثر کامیاب جوڑے ہیں وہ ان میں سے ایک یا دو پر عمل پیرا ہیں, اور اس معاملے میں مرد حضرات زیادہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ کس کے لیے زیادہ آسان ہے سرنڈر کرنا, مرد یا عورت کے لیے؟ میرا خیال ہے آج سے 50-60 سال پہلے جب عورت جتنا اس کو ایکسپوجر نہیں تھا, نہ تعلیم کا نہ گھر سے باہر نکلنے کا, تو اس وقت یہ عورت کے لیے بہت آسان. اب بھی پٹھان
और बलोच माशरे में यहाँ के 4 शादियां या 3 शादियां, 2 शादियां आम बात है। वो अपने घर में हैं, लंबा चौड़ा घर है, दीवारें हैं, और घर में उनकी मर्जी है, बाहर से ना उनको लेना है ना देना है। तो ये अर्बन एरियाज में तो शौकन का तस्वुर बहुत मुश्किल है। वहां मैंने शौकनें बड़े आराम से रहती देखी हैं, और सौतेले बहन भाई कि वहां ये तस्वुर ही नहीं है। तो जैसे मैंने इसकी कि लेकिन आज की सोसाइटी में जब से बेशतर खवातीन को एक्सपोजर मिल चुका है, और इस सोशल मीडिया की वजह से तो गांव, दूर दराज गांव के लोगों को भी अवेयरनेस हासिल है। तो आज के दौर में शायद ये औरत के लिए उतना आसान ना हो, और अगर मर्द सरेंडर कर लेता है तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ये मेरा, जिससे 100% इख्तिलाफ है, ये मेरा जाती तजर्बा है। मेरी अपनी जाती जिंदगी है वो बैन बैन है। कभी मैंने माना, कभी नहीं माना, कभी उसने माना, तो उस पर झगड़े भी हुए, बहुत शदीद किस्म के झगड़े भी हुए। अच्छा, ये आप अपने सारे तजुर्बे के बाद ये निचोड़ बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर ये आपको सब अपने पता तजर्बे के बाद और इर्द गिर्द जो मेरे हो रहा है, हाँ, लेकिन अगर उस वक्त आपको ये सब पता चल जाता तो शायद आपकी लाइफ दूसरी आसान होती। शुरू में जब मेरी शादी हुई और मेरी बीवी से तकरार हुई और उसने बहुत सी बातों से इनकार किया, तो न जानते हुए वो जो मेल शेवनिज्म है कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत बेचारा समझता था कि यार मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है। फिर एक मेरे दोस्त ने कहा कि तू बहुत मजे में है, दूसरों का अंदाजा नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो फिर वो थोड़ा सा कम हुआ। अब हमारी गुफ्तगू में ना कोई फलसफा है, ये रियलिटी है जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई लगी लिपटी बातें नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक शो की रील बड़ी वायरल हुई और सबने उस पर गुफ्तगू की, दानिश तैमूर और आयजा खान के हवाले से। क्योंकि ज़वाजी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो भी इसी से मुतल्लिक है। तो उसमें तैमूर ने कहीं कहा था कि मुझे मजहब ने, अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाजत दी है, और फिलहाल अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता है, और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और इज्जत करता हूँ, तो अब अभी तक हम साथ हैं वगैरह वगैरह। लुबे लुबाब जो था वो 4 शादियों पे आके रुका। और मैंने उन लोगों के भी रिएक्शन उस पे देखे जो बहुत मजहब की बात कर रहे होते हैं, इखलाकियात की, मजहब की रोशनी में इखलाकियात, तमीज, तहजीब, ये सारी चीजों के लिए रील्स बना रहे होते हैं अवेयरनेस के लिए। उनको भी मैंने तड़पते हुए देखा कि वो ये 4 शादियों वाले मामले पे एकदम से, अच्छा उनको और तो कोई वो नहीं इशू मिला कि वो ये कहें कि दानिश ने ये बात गलत की है। अब वो उसको ट्विस्ट करके बात कर रहे थे कि दानिश को ये बात पब्लिकली ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी, उनकी बीवी का मुंह उतर गया था, बीवी हर्ट हो गई थी। आपने वो ड्रॉप स्माइल देखी थी बीवी की, जो वो उसने ये बात की थी तो उसका दिल कैसे टूटा था। उनको ये बात नहीं, अब क्यों नहीं कहनी चाहिए थी, जब या तो आप मान लें कि वो बात सही है या गलत है। अगर वो सही बात कह रहा है तो उसकी बीवी का भी फिर दिल नहीं टूटना चाहिए। वो सारी एक कन्वर्सेशन सामने आई थी, और बहुत सारे लोगों ने उसको कैश कराया, बहुत से लोगों ने उस पे पोस्ट लगाई, किसी ने वीडियोस बनाई, मतलब आड़े हाथों लिया गया था। आपको जब ये सारी बातों का इल्म हुआ था तो आपको मतलब दोनों चीजों का बताइएगा कि वो दानिश तैमूर के हवाले से भी कि उसने जो कहा किया वो सही किया कि नहीं, और जो लोगों का रिएक्शन आया था वो भी क्या दुरुस्त था या नहीं। गुजारिश है मारिया, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, जिनकी पोस्ट से उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता है, तो उस पोस्ट को मैं दानिश को नहीं जानता था कौन है, कतन मुझे कोई इल्म नहीं था। तो जब मैंने वो तहरीर पढ़ी तो मेरे जो अपनी सोच का मरकज है उस लिहाज से बहुत बेहुदा तहरीर थी, और मैं कतन उसको माफ नहीं कर सकते, ऐसी बेहुदा तहरीर।
मैंने किसी और शख्स से बात की, तो उसने मुझे बताया कि इस तहरीर में तहरीफ की गई, दानिश ने ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बातें कुछ जो मुंसूब की गई इस तहरीर में वो कतल नहीं, कुछ नहीं कुछ थी कुछ नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि पोस्ट लगाने वाले को जरूरत क्या पड़ी थी इस तहरीर को लगाने की, और अगर लगाई भी थी तो जैसा कि उसकी तहरीर थी उसको मिलना होना चाहिए। अच्छा, आज ही इत्तेफाक से मैंने एक रील देखी जिसमें मैंने पहली दफा दानिश को भी देखा और उनकी वाइफ आयजा नाम है, ये आयजा नाम है। उसमें उसने कहा कि मेरा एक जो पॉडकास्ट है या एक इंटरव्यू है बहुत वायरल हुआ और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उसने कहा मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, शायद नादानिस्ता तौर पर मुझसे लफ्ज फिलहाल जो शायद मुनासिब लफ्ज नहीं था वो मुझसे इस्तेमाल हो गया, जिसके लिए अगर मेरी बीवी को हर्ट हुई या किसी को हर्ट हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है जो उसने कहा, मैं उसके साथ। लेकिन उस तहरीर को पढ़ के मुझे बहुत अजीब लगा था कि कैसा शख्स। अच्छा, ये फैशन में आ गया लफ्ज फिलहाल उसके बाद से, मतलब अब कहीं पे हम भी इस्तेमाल करते तो लगता है कि शायद हम जो है वो तंजिया इस्तेमाल करते। मुझे जो चीज महसूस हुई अब तक, हमारी कौम बज़ाहिर अक्ल कुल बनती है, ठीक है, इल्म की बहुत कमी है, और जो तजर्बात होने चाहिए इंसानी रवैयों और इंसान के साथ जो मामलात और ताल्लुकात होते हैं उसके हवाले से भी तो बहुत ज्यादा उनकी मालूमात नहीं है। 4 किताबें पढ़ के हर कोई ये समझता है कि हमें बहुत समझ में आ गई है, और अगर बिलफर्ज आप 4 पैसे भी कमाने साथ लग गए फिर तो बस समझिए आपका खुदाई लहजा जो है वो आपके नाम हो गया। अब ऐसी सूरत में आए दिन चीजें ट्रेंड पे आ रही होती हैं। अच्छा, मैं फेसबुक पे तकरीबन कोई 2008 या 9 से हूँ। मैंने कभी किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। बहुत ट्रेंड्स आते हैं, ये ट्रेंड हैशटैग चल रहा होता है। लोगों को एक कोई मौजू मिल जाए, वो उसके सहारे अपने आप को सामने लेकर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद तो कोई इतनी सलाहियत है नहीं कि वो अपने बलबूते पे आगे आए, कोई बात करे तो लोग सुने और समझे। वो इस तरह के चटखारे और चस्के लेते हैं। अब जैसे ये हाल फिलहाल में हुआ मामला, उसको लेके किसने नहीं बनाया। मैंने कहा ना, जो मजहबी बनाते हैं, मेरी नजर में जिनकी इज्जत थी काफी, मैं समझती थी कि अच्छा ये फैमिली कंटेंट बनाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी को नहीं दिखा रहे, घर की औरतें नहीं दिखा रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है मजहब और इखलाकियात और उसका सबक बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। उन्होंने भी इस तरीके से बात की। 4 शादियों को लेके की, या तो वो खवातीन और हजरात थे कि जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो वो कहीं कहीं ना कहीं अंदर एहसास कमतरी में मुब्तला थे। बहरहाल मैंने जिसको भी देखा है ट्रेंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचाते हुए, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो अंदर से खाली हैं, जिनके अपनी तौर से कोई बात करने के लिए नहीं, वो जो सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं और उंगली उठा के जो है खुद ऊंचा होना जानते हैं। तो मुझे वो सारे वो लोग नजर आते हैं, और कुछ मुद्दे से भी होते हैं जो खामोश रहते हैं। मैंने बस वैसे ही एक पोस्ट अभी लगाई थी कुछ दिनों पहले कि शऊर का कोई नाम नहीं होता, शऊर होता है ना, शक्ल होती है कुछ समथिंग इस तरह से। और मैंने एक अलामती तौर पे एक तस्वीर लगा दी थी, वो कुछ दिन पहले उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन मेरी पोस्ट को उस तस्वीर से कतई कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसका कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। तो वो तो ठीक है, हो गया, चलता है, इस तरह का हो जाता है। मेरा अब अगला सवाल जो है, अगेन जैसे हमने कहा था कि ये एक मिक्स प्लेट है आज का पॉडकास्ट, कहीं से भी कोई भी किसी मौजू पे हम बात कर सकते हैं। अभी मेरे जहन में बात करते हुए सारी बातों में एक सवाल आया कि ये जो अब तो खैर पाकिस्तान में भी इसका रिवाज हो गया है, ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं, उसकी क्यों जरूरत है पेश आई है, खासकर पाकिस्तानी मुआशरे में। ठीक है, हम वेस्ट में तो देखते थे, लेकिन अब तो यहाँ पे भी है और बेतहाशा अब है।
और अब इसको भी लोग को मायूब नहीं समझते, तो आखिर इसकी क्या वजह और आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अब मैंने इस पर गौर किया और जो चीज मुझे समझ आई, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ। वेस्ट में तो उनका लाइफस्टाइल इतना मुख्तलिफ है कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने साथ रखना। औलाद भी जो 18 साल की होगी तो ही और शी इज एट हिज होम, और अगर आपको बाप की माँ से मिलना है या अपनी बीवी को मिलाना है तो आपको इन एडवांस उनसे पूछना पड़ेगा कि हम कल आपके घर आ सकते हैं। तो मैं कंपैरिजन का कायल नहीं, उनके टैबूज और नॉर्म्स और हैं, हमारे हैं। सवाल है कि हमारे यहाँ ये क्यों रिवाज पा रहा। मैं नहीं समझता कि कोई इंसान अपने वालिदैन को, जबकि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग की एक हैसियत होती है, एक अहमियत होती है। जब मर्द शादी करता है तो खातून का ये ख्याल होता है कि ये मेरा घर और मुझको इसमें किसी अमल दखल की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ बुजुर्गों को ये रियलाइज करना चाहिए, जिसको वो रियलाइज नहीं करते, वो ये कि हर शख्स एक उम्र पर आकर इर्रेलेवेंट हो जाता है। इर्रेलेवेंट से मेरी मुराद है कि अब उस घर के अमल, काम काज, इधर देखभाल, ऊंच नीच, उसमें वो एक साइड में बैठा हुआ बुजुर्ग है, इज्जत एहतराम में खाना भी मिल रहा है उसको, लेकिन अब वो दखल नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है, और जो मेरा मुशाहिदा भी है, मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ इंटरव्यू सुने, तो जो वालिदैन इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते कि अब उनका रोल जो है घर के एक बुजुर्ग का है, अपने अपने अल्लाह अल्लाह करो, वक्त पे तुम्हें खाना भी मिल जाएगा, वजू का पानी भी मिल जाएगा, अब घर के मामलात में आप दखल न। जहां ये दखल कायम रहता है वहां मसाइल। मैं आपको अपनी जाती मिसाल, मेरा अब भी सोर्स ऑफ इनकम इतना है कि लेकिन मैं घर में रहता हूँ, लेकिन घर के मामलात में मेरी बहू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या कर रही है, मैं बहुत आम दखल। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा। हाँ, अगर बच्चे मुझसे मशवरा मांगे तो मैं अपनी अकल के मुताबिक उनको मशवरा जरूर दूं, लेकिन उस मशवरे पर अमल करने पर इसरार नहीं। एक और बात जो होती है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो औलाद ये समझती है कि बाप का आराम और आसाइश जो है वो सबसे उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, कि उनके कमरे में एसी हो, उनका बेड मैट्रेस बेहतरीन हो, उनके गौसल खाने में स्लिप होने से बचाने के लिए मैट बिछाओ और उनको अच्छा खाना मिले। ये लेकिन वालिदैन, ये तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इसमें मैं, लेकिन जो वालिदैन की ख्वाहिश होती है उनको बच्चों का टाइम चाहिए होता है जो उनके पास नहीं होता, तो ये तकलीफ दे अमर होता है। तो मैं ये कहता हूं कि बुजुर्गों को ये रियलाइज करना चाहिए, या कम से कम जवानी में उनको पढ़ाना चाहिए कि भाई एक खास एज पर आकर आप इर्रेलेवेंट, अगर इर्रेलेवेंट नहीं तो आपका कोई रोल अब नहीं रहा डिसीजन मेकिंग में, तो शायद ये कम हो जाए। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, आपने जनरल बात की है। तो मैं तो ये समझता हूं कि वालिदैन को बशमूल माँ और बाप दोनों को एक खास उम्र के बाद अपने आप को थोड़ा सा बड़े खूबसूरत तरीके से बदला कर देना चाहिए, तो ऐसे कोई मसाइल पैदा नहीं। अब इस सवाल के साथ हम आज के पॉडकास्ट को अख्तिताम की तरफ करते हैं और जल्द ही फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।
तब तक के लिए इजाजत। मैं हूँ मारियम आविश।